हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ करने जा रहे हैं और ओम्स लॉ का प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ओम का नियम, इसका स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए, इसका स्टेटमेंट है कि किसी चालक के भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, क्षेत्रफल इत्यादि अपरिवर्तित रखा जाए तो सिरों पर लगे विभवांतर तथा उससे प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप टेम्परेचर, कंडक्टर में टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो, लंबाई और क्षेत्रफल ये सब में अगर चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है, अब क्यों नहीं कर रहे हो यहाँ पे हम लोग प्रूफ करेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों ऐसा कंडीशन लगा हुआ है। तो अगर भौतिक अवस्था ये सब अपरिवर्तित रहे तो V जो होता है, मतलब विभवांतर जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं वैसे वैसे विद्युत धारा का मान भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो ये याद रखना है, मेन स्टेटमेंट यही है कि V बाई आई बराबर कॉन्स्टेंट। कब? जब यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि जब भौतिक अवस्था को अपरिवर्तित रखी जाए, ये इम्पॉर्टेंट इसमें है। या इसको हम बोल सकते हैं कि V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। जैसे जैसे आप बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा, उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो ये ओम का नियम का स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका प्रूफ। देखिए, ओम का नियम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक चालक लिया गया है जिसका लंबाई a है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है। अब इसमें एक चीज और आपको मानना होगा कि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक है, इस चालक के अंदर अगर प्रति एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है तो देखिए ये फॉर्मूला हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं कि I इक्वल टू NeAVD होता है। ये फॉर्मूला का अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट वाला में। इसमें नाम से है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये फॉर्मूला पहले ड्राइव किया जा चुका है, तो हम यहाँ डायरेक्ट यूज करते हैं इसको। I बराबर NeAVD होता है। VD यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, A क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, प्रति एकांक आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखो यहाँ के बाद दूसरा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को भी हम पहले डिराइव कर चुके हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपवाह वेग इसको बोलते हैं, या संवहन वेग और विद्युतीय क्षेत्र के बीच में संबंध। तो VD बराबर होता है E टाउ बाई M इंटू E। E यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, टाउ को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम या विश्रांति काल, और M जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, VD बराबर E टाउ M बाई E। ठीक है, तो E के जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह हम लिख सकते हैं V बटा L। यहाँ V क्या है, विभवांतर है, और L क्या है, इसका लंबाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में ये रिलेशन होता है कि E बराबर V बाई L, जहाँ V विभवांतर है। यहाँ से क्या किया गया है कि इसे VD का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया गया है। तो VD का वैल्यू यहाँ पे ले जाकर रख देंगे, तो देखो I इक्वल टू हो जाएगा NeA, और VD की जगह A वाला टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे जो VD है उसके जगह पे इक्वेशन नंबर 2 से इसको रिप्लेस कर दिए और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिए हैं और V को नीचे ले लाए। तो I बाई V मतलब करंट और वोल्टेज का यहाँ से रेशियो निकल गया। फिर इसको हम उल्टा कर देंगे, V बाई A करेंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी ML बटा NE स्क्वायर टाउ A हो जाएगा। और अगर यहाँ से समझो कि अगर ताप कांस्टेंट है, क्योंकि अगर ताप कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ वो चेंज हो जाएगा। तो इसको हम नियत नहीं बोल सकते हैं, नियतांक नहीं बोल सकते हैं। अगर ताप, लंबाई और एरिया, अगर ये सब कांस्टेंट है तभी ये कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे ओम्स लॉ का स्टेटमेंट में लिखा गया है कि V बाई आई बराबर नियत तो होगा, लेकिन कब, जब ताप, लंबाई, क्षेत्रफल इत्यादि अपरिवर्तित रहे। तो अब समझ में आ गया होगा। तो V बाई आई इक्वल टू, अगर ये सब न नियत रहे या परिवर्तन न हो तो ये कांस्टेंट टर्म होगा, ये V बाई आई बराबर नियतांक। और देखो ये जो नियत टर्म आया, ये जो कांस्टेंट टर्म आया, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा MLNE स्क्वायर टाउ इंटू A। और ये आप पहले की क्लास में भी पढ़ चुके हो, लोअर क्लासेस में, 10th क्लासेस में, कि R बराबर होता है रो इंटू L बटा A।
यहाँ से यहाँ तक अगर इसको देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी। ठीक है, इसको हटा के हम यहाँ पे लिख देते हैं रो। तो आर का वैल्यू होता है रो, इस क्वांटिटी को हम बोल रहे हैं रो प्रतिरोधकता L/A, आर इक्वल टू रो इंटू L/A। तो यहाँ से ये फॉर्मूला भी प्रूफ हो जाएगा कि आर इक्वल टू रो इंटू L/A कैसे होता है। ठीक है, तो ये ओम का नियम का स्टेटमेंट है और ये इसका प्रूफ है। अब एक चीज और याद रखना होगा इसमें कि ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है। देखो, जो भी चालक ओम के नियम का पालन करता है उसको हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, और जो कुछ मटेरियल ऐसा होता है, कुछ पदार्थ ऐसा होता है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता, उसको हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर में आप याद रखिएगा एक डायोड याद रखिएगा। ठीक है, आप मॉडर्न फिजिक्स में इसको पढ़िएगा। जितना भी सेमी कंडक्टर होगा, जितना भी अर्धचालक होता है, वो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन ओमिक पदार्थ। जो ओम का नियम का पालन ना करे उसको नॉन ओमिक बोलेंगे, जो ओम का नियम का पालन करेंगे उसको हम बोलेंगे ओमिक पदार्थ। ठीक है, और इसमें एक चीज और आप याद रखना कि V और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो V और I के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये देख सकते हो आप कि ये लीनियर बनेगा। क्यों? क्योंकि V का पावर 1 है, I का पावर 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन बन रहा है। इसीलिए इसमें अगर ग्राफ बनाने का कोशिश करेंगे तो हम लोग ग्राफ ऐसे बनाएंगे। ठीक है, V और I के बीच में ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो ये इतना चीज ओम के नियम में आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? V और I का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का आपको यूनिट याद रखना होगा कि ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और प्रतिरोध होता है क्या है? तो रो इंटू L/A। रो को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का अगर भी मात्रक पूछा जाए तो वो ओम मीटर आएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओम मीटर आएगा प्रतिरोधकता का मात्रक। चलो, इसके बारे में और प्रतिरोध के बारे में और अगला वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में करेंगे, और इसमें ये भी समझेंगे कि प्रतिरोध जो है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, या लंबाई पे कैसे डिपेंड करता है, एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। और इसमें एक बड़े फेमस क्वेश्चन आता है कि अगर किसी तार की लंबाई को खींच के दुगुना तिगुना कर दें तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। उस टाइप का क्वेश्चन जो होगा हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो ठीक है, इतना रहने देते हैं। थैंक यू।